सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेसोपोटामिया जो शब्द है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता हम लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो बेटा याद रखना, ये इसलिए महत्वपूर्ण है, खगोलीय गणनाएं, गणित, हर क्षेत्र में मेसोपोटामिया ने हम लोगों को दिया ही दिया है साहब, इसलिए ये जानी जाती है मेरे बेटा। अब अली सर इसकी भौगोलिक स्थिति बता दो, कहाँ ये फैली थी? ये 4 ऐसी कीलें बना दी इन्होंने, इसको ये कह रहे हैं ए, फिर ये इस प्रकार की कील बनाई, इसको कह रहे हैं बी, सी, डी, ई। मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समझाने के लिए इस पेज को लगाया। उरनगर में अंधविश्वास को देख लो, याद रखना, उरनगर में अंधविश्वास। उर में पाई गई सगुन अपसगुन संबंधी कई सारी मिट्टी की पट्टिकाएं मिली हम लोगों को, है ना। उस पे क्या क्या मिला है, जैसे हेलो बच्चों, मैं अली सर आप सभी का PW आर्ट्स हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे जो कक्षा 11 के हैं और इतिहास के लिए वेट कर रहे थे, तो बच्चों अब वो इंतजार आप लोगों का बिल्कुल ओवर हो चुका है, मतलब लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं अली सर आप लोगों के लिए लेखन कला और शहरी जीवन जो आप लोगों का पहला चैप्टर है इसको लेकर आ गया हूं। अली सर इसमें क्या क्या होगा? इसमें कंप्लीट स्टडी होगा, इसमें मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊंगा, अंत में बेहतरीन MCQ करवाऊंगा, और बीच बीच में जो आप लोगों की एग्जाम में लघुत्तरी दीर्घोत्तरी प्रश्न बन सकते हैं उनकी भी सारी हिंट, तो मेंटली आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। मैं बीच बीच में ही क्वेश्चन की फॉर्म में हेडिंग को लेकर आया हूं, ठीक है, समझ में आ रहा ना। इससे क्या होगा बेटा, तेरी अप्रोच अच्छे से बन जाएगी और तुझे याद करने की समस्या से निजात मिलेगी, है ना। मतलब बढ़िया से तो अगर समझ लिया तो बहुत बेहतर तरीके से अपने आंसर को लिखेगा। तो चलिए आज का पहला चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन, इस पे हम लोग अब चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि ये जो आप लोगों का पहला चैप्टर है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता आप लोगों को देखने को मिलती है। और आप लोग देखोगे ना बेटा कि आप लोगों का लगभग 1-2 साल पहले आप लोगों की जो NCERT था उसमें इस चैप्टर से पहले एक चैप्टर और था, है ना, प्रारंभिक समय या समय की शुरुआत से। उसमें हम लोगों को आदि मानव का काल पढ़ना होता था। वैसे विश्व इतिहास की शुरुआत तो आदि मानव काल से ही होती है, हमारे जो पूर्वज हैं वो आदि मानव ही आप सब जानते हैं। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती थी? ठीक है, तो समय की शुरुआत से मतलब आदि मानव काल से, ठीक है। लेकिन उस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया बाद में। वैसे अभी भी आप लोग देखोगे तो बिहार बोर्ड में ये वाला चैप्टर है समय की शुरुआत से, लेकिन अदर बोर्ड में 11th में आप लोग देखोगे तो आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है ये वाला चैप्टर समय की शुरुआत से। लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा सा एक ब्रीफ में मैं आप लोगों को आदि मानव के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि सर आदि मानव का जन्म कहाँ से हुआ। समझिएगा आप लोग, जैसे ये एक फोटो लगाया है आप लोगों के लिए मैंने, ये आदि मानव बेटा याद रखना। और आदि मानव का जन्म कहाँ से हुआ है? तो आदि मानव का जन्म आप लोग देखोगे भूमध्य सागर या हम ये कहें कि अफ्रीका महाद्वीप में, है ना। आदि मानव का जन्म आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में आप लोगों को आदि मानव का जन्म देखने को मिलेगा। फिर आगे चलकर आप लोग देखोगे आदि मानव की कई सारी प्रजातियां बनी, कई सारी जातियां बनी, है ना, प्रजातियां ही कही तो सही है, प्रजातियां बनी, ठीक है, वो आगे चल के नष्ट भी हो गई, है ना। लेकिन एक बात बताऊं, ये पीछे जो एक व्यक्ति आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे, डार्विन साहब, चार्ल्स डार्विन नाम है इनका बेटा, याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन ने एक बात कही थी, है ना। क्या बात कही थी? उन्होंने कहा था कि मानव का क्रमिक विकास हुआ है, मतलब क्रम से। पहले वो एक आप लोग देखोगे तो एक पशु था, मतलब चैंपांजी कहा जाता है, बंदर कहा जाता है, कि वो इस प्रकार का एक क्या रहा होगा, पशु रहा होगा, जानवर रहा होगा। लेकिन फिर उसने अपने आवश्यकता के अकॉर्डिंग आगे के जो उसके पैर थे उसको हाथ बना लिया, ठीक है, वो धीरे धीरे चलना सीखा, है ना, फिर और चलना सीखा, है क्या, धीरे धीरे उसका क्या हुआ है, क्रमिक विकास हुआ है। और तब जाके आगे चलकर जो आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव मतलब कौन बेटा, होमो सेपियंस का जन्म हुआ है ना। होमो सेपियंस का जन्म कब हुआ ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो होमो सेपियंस का जन्म हुआ था लगभग 40,000 BC से 10,000 BC के बीच में। जो पूरा पाषाण काल रहेगा उसका भी जो अंतिम चरण रहेगा बेटा, उसमें आप लोग देखोगे होमो सेपियंस का जन्म हुआ था। होमो सेपियंस मतलब क्या, बुद्धिमान मानव, है ना। लेकिन बात ये आती, बुद्धिमान मानव तो यहां हो चुका था, क्या वो एक सभ्य जीवन जी रहा था? नहीं। सभ्य का मीनिंग क्या होता है? सभ्य जैसे आप लोग सभ्य हैं, आप लोगों का अपना एक भाषा है, आप बढ़िया से एक स्थायी निवास जीते हो, बढ़िया से अच्छा खान पीन रखते हो, अच्छा पहनते हो, ये क्या है, एक सभ्य जीवन की निशानी होती है। लेकिन इनका सभ्य जीवन नहीं था, इनके क्या स्थायी जीवन था? नहीं था, घुमक्कड़ जीवन जीते थे। आज यहाँ है तो कल अपने किसी दूसरे स्थान पर होंगे, शिकारी जीवन जी रहे हैं,
है कि नहीं। इसके अलावा आप लोग देखोगे कपड़े ही नहीं, लत्ता ही नहीं है इनके पास, है ना। पेड़ पौधे की वो शाखें, केले के पत्ते लपेट के चल रहे हैं, है कि नहीं। तो आप लोग समझ सकते हो सभ्य नहीं थे, असभ्य जीवन जी रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इसी मानव ने, इसी होमोसेपियंस ने, होमोसेपियंस बन चुका था लेकिन उसके बावजूद उसने फिर क्या किया, अपनी बुद्धि, इसीलिए तो कह रहे हैं मतलब बुद्धिमान मानव, उसने अपनी बुद्धि का क्या किया, विकास किया। वो धीरे धीरे पेड़ के पत्तों से, वो धीरे धीरे उसने सूती वस्त्र, कपास से सूती वस्त्र बनाए बढ़िया से, मतलब वो कपड़े पहनने लगा, वो खेती करने लगा, स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई। मतलब यही होमोसेपियंस पूरा पाषाण काल से निकल के जब मध्य पाषाण नव पाषाण में पहुंचा तो नव पाषाण में जाकर वो स्थायी जीवन की शुरुआत किया और धीरे धीरे उसके जीवन में सभ्य हम लोगों को उसका जीवन होता हुआ दिखाई दिया। इसी के बाद से आप लोगों को इतिहास में भी सभ्यताओं का उदय होता हुआ दिखाई देता है। मतलब सभ्यताएं किसे कहते हैं कि ऐसा एरा या ऐसा युग जिसमें मानव ने अपने आप को क्या बनाया, सभ्य बनाया। तो ऐसे ही एक सभ्यता पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पूरी दुनिया की पहली ज्ञात सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्योंकि इसी मानव ने, ठीक है, जब अपना सभ्य जीवन जीने की शुरुआत की तो वो शहरी की ओर बढ़ा, मतलब उसने शहरों का विकास किया और उसके साथ साथ लेखन कला का भी उसने क्या किया बेटा, तो विकास किया। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ में सारी बातें थी। मतलब हम ले दे के हम शहरी जीवन और सिद्धि के लेखन कला के विकास पे हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, ये हमारे आदि मानव की थोड़ी सी कहानी थी जो मैंने आपको पीछे बताई। लेकिन अली सर, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसका एक ब्रीफ, एक इंट्रो ले लो, है ना। इन सारे पॉइंट को मैं इस वीडियो के अंदर तुम लोगों को क्या कराऊंगा, कवर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि अली सर इतनी फेमस क्यों है मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्यों इतनी जानी जाती है कि नहीं। दूसरी चीज, अली सर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी, मतलब कहां, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भौगोलिक स्थिति से। इसके अलावा फिर मेसोपोटामिया, जो आप हम मेसोपोटामिया की सभ्यता को पढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी की सोर्सेस क्या हैं, है ना। क्या इसके कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं, क्या इसके कुछ किताबें लिखी मिली, मतलब साहित्यिक स्रोत हैं, या कुछ अन्य चीजें भी हैं ऐसी जिससे हम लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल जाए, है कि नहीं, यस या नो। इसके अलावा आप लोग देखोगे यहां भाषाओं का कैसे विकास हुआ, इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी हेडिंग आपकी एनसीईआरटी में दी गई है और इस प्रकार पढ़ा दूंगा। हा 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 हा, मजा आ जाएगा मेरे बेटा तुझे। इसके बाद मेसोपोटामिया में यहाँ का जीवन यापन देखेंगे, किस प्रकार से आर्थिक तौर पे लोग जी रहे हैं, किस प्रकार से सामाजिक तौर पे सामाजिक संरचना का स्ट्रक्चर देखेंगे, और इसमें फिर हम लोग देखेंगे लेखन कला, कैसे लेखन कला की ओर गए, वो एक कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को, एन मार्कर वाली। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि कैसे लेखन कला का उपयोग किसने करवाना शुरू किया, राजा, याद है ना। चलिए, इसके अलावा फिर मेसोपोटामिया के शहर उरुक नगर के ऊपर आपकी एनसीईआरटी में खास तौर पर विशेष चर्चा की गई, हम भी विशेष चर्चा करेंगे। इसके अलावा मारी नगर के ऊपर विशेष चर्चा की गई है, हम भी विशेष चर्चा करेंगे। इसके अलावा यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया किस प्रकार एक स्टडी का विशेष, मतलब एक विषय बन गया था, अध्ययन का विषय बन गया था, क्यों उनके लिए महत्वपूर्ण था, वो आपकी ओल्ड टेस्टामेंट, ये वो फलाना ढिमकाना सब। और इसके अंत में फिर बहुविकल्पीय प्रश्न, और साथ साथ याद रखिएगा, साथ साथ ही मैं आप लोगों को इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी स्टडी कराता जाऊंगा। एक कंप्लीट पैकेज होगा, 1.25 घंटे से 1.5 घंटा लगभग जाएगा, है ना। जितना भी जाए फिर अंत में आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं कि अली सर मेसोपोटामिया, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेसोपोटामिया जो शब्द है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है। तो पहले तो सबसे पहले याद रखिएगा बेटा लोग कि ये एक यूनानी भाषा का शब्द है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है। अरे यूनानी भाषा का शब्द है, और ये यूनानी दो शब्द कौन कौन से ली सर, तो मेसोस और पोटेमोस। पोटेमोस का मतलब क्या होता है, याद रखना, पोटेमोस का मतलब होता है नदी, अच्छा, और मेसोस का मतलब होता है मध्य, मतलब नदी के मध्य। तो मतलब मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वो जरूर नदियों के बीच में रही होगी। तो अली सर कौन सी नदी, तो याद रखना बेटा, एक नदी बह रही है फरात नदी। अरे एक कौन सी नदी बह रही, फरात नदी। आप देखो ये बह रही है, ये फरात सीरिया से होती हुई इराक आती थी, याद रखिएगा, है ना। ये आप लोगों को टर्की से, है ना, कहां से आती थी ये नदी, टर्की, सीरिया, सीरिया से इराक, और इराक से आप लोगों को फिर आगे जाती हुई दिखाई देगी। ये कौन सी नदी है बेटा, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। कौन सी नदी बेटा, तो याद रखना फरात नदी, है ना, ये फरात नदी है, ए लल्ला, फरात नदी। और ये दजला नदी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और फरात और दजला नदी के बीच में यहां आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता देखने को मिलेगा मेरे बेटा, है कि नहीं। यहां
यहीं पर वो पूरी सभ्यता फली फूली, है ना। पहली शहरी सभ्यता या सभ्यताओं के पलने के नाम से जाने जाने वाली सभ्यता, सबसे प्राचीन ज्ञात सभ्यता। याद रखना, इसका मुख्यतः हिस्सा इराक में था। यहां लिखा है, आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि वर्तमान में मेसोपोटामिया कहां सस्टेन करता था या कहां वो हम लोगों को देखने को मिलता है भौगोलिक तौर पे। तो मुख्यतः वो इराक में, आप खुद देख सकते हो इसका एक बड़ा प्रतिशत आप लोगों को। लेकिन इसके अलावा ये सीरिया में फैली थी, टर्की में फैली थी, कुवैत, कतर, ठीक है, इस वाले हिस्सों में भी थोड़ी थोड़ी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, है कि नहीं। चलिए, तो इराक याद रखिएगा। अब बात आती है अली सर कि मेसोपोटामिया क्यों प्रसिद्ध है, इतना हमारे लिए ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो याद रखिएगा, एक प्रश्न की फॉर्म दे दी है मैंने। इससे क्या होगा, तेरा प्रश्न ही तैयार हो जाएगा और तेरी वो हेडिंग भी कवर हो जाएगी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता हम लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो बेटा याद रखना, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो याद रखना, मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक। यह सभ्यता आप सब जानते हैं दजला और फरात नदियों के बीच में विकसित हुई। इसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है, क्योंकि इसने ही सबसे पहले दुनिया में नगरों की स्थापना की। मारी उरुक जैसे शहर, बेबीलोन, सुमेर जैसे शहरों का विकास इसलिए जानी जाती है। यहां के लोगों ने पहली बार लेखन कला, जिसको आप यूनिफॉर्म लिपि कहते हैं, का आविष्कार किया। लेखन कला की शुरुआत सबसे पहले कहीं हुई तो वो मेसोपोटामिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहीं पर कृषि, कला, शिल्प और भी बहुत सारी विज्ञान के क्षेत्र में आप लोगों को उन्नति देखने को मिलेगी। विज्ञान के क्षेत्र में जैसे क्या उन्नति अली सर, तो आप लोग देखोगे ये लोग वो टाइम जोन बनाए, ये लोग आप लोग देखो मंथ का जो पीरियड होता है उसको बनाए। हर चीज में आप लोग देखोगे अव्वल आप लोगों को कहीं दिखाई देते हैं तो मेसोपोटामिया के लोग आप लोगों को दिखाई देते हैं। अरे और दुनिया में पहली बार कहीं कोड ऑफ कंडक्ट बना, मतलब कानूनी संहिता बनी कि फलाने को काम करने के लिए फलानी सजा दी जाएगी या फलाना काम करने पर इस पे इस प्रकार से आप लोगों को दंडित किया जाएगा। याद रखना, भारत में भी एक कानूनी संहिता बनी थी, कक्षा 12 में पढ़ाऊंगा इतिहास में, वो बंधुत्व जाति तथा वर्ग में, उसमें मनुस्मृति की चर्चा आएगी। लेकिन यहां भी एक संहिता बन रही कानूनी। हम्मुराबी कौन है, एक किंग थे, एक राजा थे, है ना, मेसोपोटामिया के अंदर। उन्होंने एक कानूनी संहिता बनाई थी, बड़ी फेमस है। तो ये पहली बार दुनिया में। इसके अलावा आप लोग देखो खगोलीय गणनाएं, गणित, हर क्षेत्र में मेसोपोटामिया ने हम लोगों को दिया ही दिया है साहब, इसलिए ये जानी जाती है मेरे बेटा। अब अली सर इसकी भौगोलिक स्थिति बता दो, कहां ये फैली थी। बड़ी अच्छी, इसको समझ में आएगा आप लोगों को, बड़े आसान वे में समझा दूंगा। चलिए बेटा देखिए, यह क्षेत्र वर्तमान समय में इराक गणराज्य का हिस्सा है। सबसे पहले ये मैंने पीछे बताया आप लोगों को, और यह क्षेत्र बड़ी विविधताओं से भरा पड़ा है ना। इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर कहा जाता है। इस फोटो में देखिएगा, ए लल्लाओ, इसका दक्षिणी जो भाग है ना, ये सुमेर आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। सबसे शहरीकृत आप लोगों को ये वाला हिस्सा इसका देखने को मिलेगा। आगे चलकर इसी हिस्से को क्या कहा गया, बेबीलोन कहा गया। इसके उत्तरी हिस्से को आप लोग देखोगे क्या कहा जाएगा, असीरिया कहा जाएगा। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये इसका कौन सा हिस्सा है बेटा, असीरिया वाला हिस्सा है। और ये इसका उत्तर आपको दिख रहा होगा आप लोगों को। इसके अलावा आप लोग देखोगे मेसोपोटामिया में उरुक, मारी जैसे शहर भी आपको देखने को मिलेंगे। ये इसका भौगोलिक नहीं हुआ, ये तो सिर्फ एक इंट्रो है। भूगोल यहां देखिएगा। सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को इसकी उत्तरी भाग को बताऊं, अभी इसको छोड़ दीजिएगा, है ना। उत्तरी भाग को देखो, उत्तरी भाग मतलब ये वाला हिस्सा है ना, असीरिया वाला हिस्सा, है ना। यहां आप लोग देखोगे तो यहां की ऊंची भूमि पर घास के मैदान है, याद रखिएगा। और इस वाले हिस्से में जो ऊंचे घास के मैदान है उसको स्टेपी घास के मैदान कहा जाता है ना। तो यहां आप लोग देखोगे तो पशुपालन आजीविका का अच्छा साधन था। मतलब यहां के जो लोग थे वो पशुपालन करके ही अपनी जीविका को क्या किया करते थे, चलाते थे। यहां जानवरों के लिए सर्दियों की वर्षा के बाद चारा उपलब्ध हो जाता, मतलब सर्दियों में यहाँ पानी भी गिरता था, बर्फ, और बर्फ जब छटती थी उसके बाद चारा आसानी से क्या हो जाया करता था, इस उत्तरी वाले हिस्से में उपलब्ध हो जाया करता था। इसी प्रकार आप लोग देखोगे ना बेटा, पूर्वी वाला भाग है ना, ये वाला भाग आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें आप लोगों को एक नदी बहती हुई दिखाई देगी, दजला नदी, है ना, जो कि दजला और इसकी फिर सहायक नदियां ईरान की ओर बहती थी, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं ईरान के साथ परिवहन का एक अच्छा हम लोगों को साधन उपलब्ध कराती थी, है ना बेटा। तो ये पूर्वी हिस्सा। फिर इसके बाद आप लोग देखोगे उत्तर पूर्वी हिस्सा, मतलब इन दोनों के बीच वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा बचा है ना बेटा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इन दोनों देखो ना, पूर्वोत्तर भाग, पूर्वोत्तर किसे कहा जाएगा, इन दोनों के साथ वाले इस पूरे ही हिस्से को हम लोग जो बीच में है यहाँ पर,
है ना, इसको मैं इसे डॉट डॉट से मेंशन कर दूं, इन दोनों के बीच वाला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। यहां भी हरे भरे मैदान है बेटा, वृक्ष से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं आपको यहां देखने को मिलेगी, कई सारे स्वच्छ झरने आप लोगों को इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, यहां जंगली फूल, अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा आप लोगों को यहां देखने को मिलेगी। याद रखना बेटा 7000 बीसी से लेकर 6000 बीसी के बीच में ही इसी हिस्से में पहली बार खेती की शुरुआत आप लोगों को देखने को मिलेगी। याद रखना, तो ये पूर्वोत्तर वाला हिस्सा हो गया, ये नॉर्थ वाला हिस्सा हो गया, ये पूर्वी, और हम अब बात करते हैं बेटा इसमें सबसे दक्षिणी वाले हिस्से में, है ना, ये इसका सबसे दक्षिणी हिस्सा है बेटा। दक्षिणी भाग पूरा रेगिस्तान था, मतलब डेजर्ट था, याद रखना। और इसी हिस्से में, और इसमें उरुक जैसे शहर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहीं पर पहली बार लेखन कला का विकास होगा, नगरों का उदय होगा, याद रखिएगा, है ना बेटा। तो ये सारी की सारी इसकी भौगोलिक क्या थी, कंडीशन थी। आशा करता हूं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात यह आती है कि अली सर, मेसोपोटामिया को आज जो हम लोग जान रहे हैं, ये सारी जानकारी हमने जुटाई कहां से है? याद रखना बेटा, ये तुम्हारे क्वेश्चन भी है एग्जाम का, है ना। क्या क्वेश्चन आता है बेटा, याद रखना, या प्रश्न भी आपका है ये कि मेसोपोटामिया सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो हमारे पास कितने मुख्य स्रोत हैं? तो बेटा याद रखना, 2 टाइप के मुख्य स्रोत होंगे हमारे पास, है ना। 2 टाइप के कौन से होंगे अली सर? तो एक तो होगा बेटा पुरातात्विक स्रोत, है ना, पुरातात्विक। अच्छा, पुरातात्विक किसे कहते हैं बेटा, ये भी याद रखना, जो हमें जमीन के अंदर खुदाई में मिलते हैं, है ना। हम जमीन को खुदाई करते हैं, उसमें से जो चीजें मिलती हैं उसको सारी चीजें हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल। और एक हमारे पास सोर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा बेटा, साहित्यिक स्रोत, है ना, मतलब किताबों के माध्यम से भी क्या हम लोगों को इस एरा के बारे में जानकारी मिलती है, या इस सभ्यता के बारे में, या इस सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिलती है क्या? तो बिल्कुल मिलेगी। तो ये 2 मुख्य सोर्स हमारे पास देखने को मिलेंगे बेटा। तो सबसे पहले बात ये आती है अली सर, पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं? तो हमारे पास मिट्टी की पट्टिकाएं मिली हैं, है ना, मिट्टी की पट्टिकाएं। और मिट्टी की पट्टिकाएं किसे कहा गया है इसके संदर्भ में, मेसोपोटामिया की, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसका आगे चलकर फोटो दिखा दूंगा, पहले फोटो देख लो, है ना। इसे कहते हैं बेटा मिट्टी की पट्टिका, है ना। ऐसी मिट्टी की पट्टिकाएं मिली हैं, वापस पीछे आ जाइए। तो हमें मिट्टी की पट्टिकाएं मिली हैं बेटा, है ना, जो कि इनकी जो लिपि होती थी, किलाक्षर लिपि, है ना। किलाक्षर भी दिखा दूंगा, देख लो पहले, है ना। किलाक्षर लिपि ऐसी होती है, ऐसी ये किलाक्षर लिपि कीलनुमा होती थी ये। इनका ये ए है, ये बी है, ये सी है ना, इनकी पूरी किलाक्षर लिपि है। चलिए वहीं आ जाइए वापस से। चलिए, बड़ा मजा आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो किलाक्षर लिपि में लिखी गई कई सारी मिट्टी की आप लोग देखोगे पट्टिकाएं मिली हैं, जिससे यहाँ के समाज, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ का धर्म कैसा था, है ना, इन्ना को मानते थे, उर को मानते थे, किसको मानते थे, सारी जानकारी। और भी दैनिक जीवन में क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या लगता पहन रहे हैं, इसके बारे में सारी जानकारी हमको मिल रही है। शिलालेख, पत्थर पे लिखे लेख मिले हैं बेटा, ठीक है, जिससे यहाँ की इमारत, यहाँ के स्मारक, यहाँ की मूर्तियां, है ना, तमाम चीजों पे हमको शिलालेख मिले हैं, जिससे यहाँ की शासन व्यवस्था, यहाँ का युद्ध कल्चर, यहाँ की धार्मिक घटनाओं का विवरण हम लोगों को देखने को मिलता है बच्चा पार्टी। इसके अलावा आप लोग देखोगे इमारतें, है ना, इमारतें जो मिली हैं, जो खंडर के रूप में मिली हैं, उनसे इनके यहाँ के शहरी जीवन के बारे में जानकारी मिल जाती है। इमारतें में मतलब सीधी बात है, शहरों में इमारतें होंगी तो शहरों के बारे में जानकारी मिल रही है। मंदिर याद रखना, मंदिर, विशाल जो मंदिर होते थे उसको जयगुरात कहा जाता था। महल के खंडर, उस समय के जो चीजें हम लोगों को मिली हैं, वहां से इनकी वास्तुकला, फिर इनकी जो महल वहल बनते होंगे, है ना, इनके शहर जो बनते होंगे, तो वहां की इंजीनियरिंग, कारीगरी, और किस प्रकार से उसको सेटलमेंट किया जाता था, कैसे उनको प्लानिंग किया जाता था, मतलब शहरी नियोजन प्लान करना, जैसे कि वो हड़प्पा में हुआ था, नगर नियोजन, है कि नहीं। चलिए, इसी प्रकार आप लोग देखोगे कुछ कलात्मक वस्तुएं मिली हैं, उससे भी इस एरा की जानकारी मिलती है, जैसे मूर्तियां हो गई, मोहरें हो गई। इनकी मोहरें बेलनाकार मिली हैं, है ना बेटा, सिलेंड्रिकल। इसके अलावा आप लोग देखोगे गहने, कलात्मक, तो सांस्कृतिक प्रथाओं को समझने में बड़ी मदद कर रहे हैं, है ना। देखो बेटा, यहाँ के जो गहने मिले हैं, है ना, जो आभूषण हैं, उससे यहाँ के कल्चर के बारे में पता चलता है भैया हम लोगों को, है कि नहीं। इसके अलावा शासकों की समाधियां मिली है बेटा, समाधियों के मिलने से उनके अवशेष वस्तुएं, उस समय की सामाजिक संरचना, उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में क्या देती है, हमको जानकारी देती हैं। अगली चीज बेटा याद रखना, साहित्यिक स्रोत, है ना। साहित्यिक स्रोत की हम लोग बात करें बेटा, इसमें साहित्यिक मतलब समझ गए ना, किताबों में लिखा मिलना। एक महाकाव्य मिला है ना, किसका, तो गिलगमेश महाकाव्य, है ना। जैसे महाकाव्य उस समय के साहित्य, धर्म और
और विश्व दृष्टि को दर्शाते हैं, मतलब वहां का किस प्रकार, किस पैटर्न पे साहित्य लिखा जाता था, किस विचारधारा पे साहित्य लिखा जाता था, इसकी जानकारी मिल रही गिलगमेश महाकाव्य से। वहां का धर्म कैसा था, वहां दुनिया को किस दृष्टि से देखा जाता था, है ना, वहां के समाज में। तो ये सारे विचार हमको इस महाकाव्य से मिल रहे हैं। कुछ धार्मिक ग्रंथ भी हैं जो मेसोपोटामिया के धार्मिक विश्वासों के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ की बाढ़ की कहानियों में पाई जाने वाली समानताएं बताई गई हैं, है कि नहीं। कुछ ऐतिहासिक अभिलेख मिले हैं जिससे राजाओं की वंशावली मिली है, युद्ध कैसे लड़ते थे उनका वर्णन किया गया है। कानूनी ग्रंथ जैसे हम्मुराबी की संहिता मिली है हम लोगों को, है कि नहीं, जो मैंने पीछे बताया था आप लोगों को। कुछ अन्य स्रोत भी हैं हमारे पास इसको जानने के। बाइबिल के अंदर कहानियां मिलती हैं मेसोपोटामिया की, है कि नहीं। कुछ ग्रीक और रोमन लेखक है जो मेसोपोटामिया के ऊपर लिखे हैं। तो ये भी हमारे पास एक कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे तो साहित्यिक स्रोत आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो आशा करता हूं ये चीज आपको बहुत बेहतर याद रखना बेटा। ये आप लोगों की एग्जाम में सीधा एक क्वेश्चन बनेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, इसे पीडीएफ आपको पीडब्ल्यू ऐप पे मिल जाएगा भाई, है ना। पूरा डीपीपी यूपीपी सब भाई ईमानदारी से, है ना, बढ़िया से पढ़िए। आप लोगों के लिए ये चैनल बनाया गया है। अब बात ये आती है कि अली सर मेसोपोटामिया की भाषाएं, इसको और समझ लो, है ना। मेसोपोटामिया, वैसे आपको बता दूं कि मेसोपोटामिया ही दुनिया की वो पहली सभ्यता थी। वैसे दुनिया में तो कई सारी सभ्यता हुई, जैसे आप लोग देखोगे मेसोपोटामिया की समकालीन, जैसे वो चीन की सभ्यता हो गई, वो मिस्र की सभ्यता हो गई। इसके अलावा आप लोग देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता हो गई। इन सभी सभ्यताओं में सबसे पहले कहीं भाषा और लिपि का विकास हुआ तो मेसोपोटामिया के अंदर हुआ। और इनकी पहली भाषा जो थी, याद रखना, मेसोपोटामिया के अंदर सुमेरियन भाषा का विकास हुआ था, जिसको सुमेरी, याद रखना, दुनिया की पहली ज्ञात भाषा सुमेरियन, है ना। इसे लगभग 3000 ईसा पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया, आधुनिक दक्षिणी इराक में बोला जाता था। याद रखना, वो दक्षिणी हिस्सा, है ना, जिसमें आप लोगों को उरुक वाले हिस्से देखने को मिलते हैं। लगभग 2400 बीसी के आसपास, इसके बाद सुमेरियन के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा अक्कादी भाषा, और अक्कादी भाषा के बाद 1400 बीसी के आसपास आप लोग देखोगे अरमाइक भाषा का विकास हुआ। तो सबसे पहले ज्ञात भाषा कौन सी? सुमेरियन, इसके बाद अक्काद, अक्काद के बाद आप लोग देखोगे अरमाइक आप लोगों को आती हुई दिखाई देती है। अब बात यह आती है कि अली सर मेसोपोटामियाई लोग किस प्रकार से जीवन यापन करते। अब जीवन यापन में मतलब क्या, तो यहाँ की आर्थिक जीवन कैसा था, समाज कैसा था, इन्हीं सारी विशेषताओं को देखो। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को एक बन सकता है यहाँ से, है ना। याद रखना कि मेसोपोटामिया का जीवन पर प्रकाश डालिए, वहाँ के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए, है कि नहीं। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ की कृषि सिस्टम को देख लेते हैं। तो बेटा याद रखना, मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग की भूमि बहुत उपजाऊ थी। वैसे मैंने आपको कहा था कि दक्षिणी हिस्सा रेगिस्तानी है ना। तो यहां फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं बढ़ती थी। कहां? दक्षिणी हिस्से में, है ना। फरात नदी जैसे ही उस हिस्से में बह रही है तो कई सारी वो अलग अलग धाराओं, जैसे दक्षिणी हिस्से में तो कई सारी धाराओं में वो क्या कर जाती थी बेटा, लोग बट जाया करती थी, है कि नहीं। इन धाराओं में बाढ़ आ जाने के कारण यह धाराएं सिंचाई की नहरों का काम करती थी। मतलब सीधी बात है, ये अलग अलग धाराओं में बट रही हैं तो अलग अलग हिस्सों में पानी, ठीक है, खेतों तक पहुंचाने का एक क्या करती थी, काम करती थी। बेटा याद रखिएगा, जरूरत पड़ने पर गेहूं, जौ, मटर, मसूर के खेतों में सिंचाई भी की जाती थी। ये यहाँ की कृषि की व्यवस्था है बेटा। इसी प्रकार यहाँ पशुपालन की हम लोग देखें तो मेसोपोटामिया के लोग भेड़, बकरियां पालते थे, जिनसे ये लोग मांस, दूध, ऊन, देखो मांस का भी ये क्या कर लेंगे, ट्रेड कर लेंगे, व्यापार कर लेंगे, पैसा कमा लेंगे। दूध से खुद भी उपयोग में ले लेंगे, उसको बेच लेंगे भैया। और ऊन से क्या बना लेंगे, वो गर्म कपड़े बना लेंगे भैया, बढ़िया से, है कि नहीं। हाँ ठीक है। यहाँ के स्टेपी घास के मैदान जो कि पूर्वोत्तर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उत्तर पूर्वोत्तर मैंने पीछे बताया था भौगोलिक स्थिति में, है ना। पहाड़ों के ढालों में यहाँ पशु पाले जाते थे। याद रखना, पूर्वोत्तर वाले हिस्से में, उत्तर और पूर्वी दोनों ही हिस्से में जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ियां हैं, वहां पर पशु पाले जाते थे। यहाँ के नदियों में मछलियां भी पाई जाती थी बेटा, और गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल देते थे। ठीक है, चलिए यहाँ के शहरी जीवन की विशेषताओं को देखें हम। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बनेगा बेटा, याद रखना, है ना। मेसोपोटामिया के शहरी जीवन की क्या विशेषताएं थी? तो शहरों में बड़ी संख्या में लोग रहते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तो तब, इस लाइन को पूरा पढ़ लीजिएगा, है ना, कि जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या बढ़ने लग जाती है। बिल्कुल, ये तो होता ही है बेटा, किसी भी अर्थव्यवस्था में। देखो इसमें क्या लिखा गया है, कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जब खाद्य उत्पादन के अलावा उस हिस्से में कोई भी, जैसे मान लो एक क्षेत्र है ना, ये एक क्षेत्र है, यहाँ खाद्य उत्पादन हो रहा है, मतलब अनाज खेती वेती हो रही बढ़िया से,
लेकिन उसके पास ही आप देखोगे वहीं पर व्यापार उद्योग भी, जब अन्य व्यापार उद्योग क्या अन्य गतिविधियों में आ जाएगा, आर्थिक गतिविधियों में, तो ये जब डेवलप होने लगती हैं तो उस स्थान पर लोग आकर बसने लग जाते हैं। उसी से कस्बों का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। तो जब ये कस्बों का निर्माण होता है, लोग इकट्ठा होने लगते हैं, जब एक साथ बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां होती हैं तो ये उस क्षेत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। शहर ऐसे ही बसते हैं बेटा, है ना, वहां व्यापार, उत्पादन और अन्य सेवाएं, ठीक है, महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहला पॉइंट आशा करता हूं बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते थे, उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं और दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर निर्भर रहना पड़ता था और उनमें आपस में बराबर लेन देन चलता रहता था। बड़ा आसान पॉइंट है, इसमें हम लोगों को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये यहाँ के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते थे, मतलब ऐसा नहीं कि भैया मैं कर लूंगा, सब मिलजुल कर सारी चीजें, ठीक है, उससे भी काम पड़ रहा है, उससे भी काम कर रहा है, इससे भी काम पड़ रहा है ना। शहरी जीवन में लोगों की सुविधाएं उपलब्ध थी, विभिन्न कार्यों से जुड़े लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते थे। शहरी जीवन में लोग अक्सर अन्य लोगों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता थी। श्रम मतलब सबकी कहीं ना कहीं सहभागिता होती थी, जो एक सामाजिक संगठन के तहत होता था, क्योंकि जरूरी चीजें भिन्न भिन्न जगहों से आती थीं, जिनका संगठित व्यापार और भंडारण भी जरूरी था। ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते थे और दूसरे उनका पालन करते थे। मतलब सीधी बात है, ऐसा सिस्टम जब होगा तो इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे कि भैया जाओ ये फलाना काम करो, आदेश देते होंगे, और कुछ लोग फिर उसका क्या करते होंगे, पालन करते होंगे। जैसे आप लोगों को देखो यहाँ लिखा, मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए होते थे। ठीक है, चलिए, अब यहां शहरों में माल की आवाजाही कैसे होती थी, मतलब सामान कैसे आता था, याद रखिएगा, है ना, मतलब व्यापार कैसे होता था बाहर से। तो मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध हों, लेकिन यहां खनिज संसाधन, याद रखना इस वाली लाइन को, एक क्वेश्चन बनाया एमसीक्यू, किस चीज का अभाव था, तो खनिज संसाधनों का यहां पर अभाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें, आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की काफी कमी थी, याद रखिएगा, है ना। इराकी खजूर और पॉपुलर के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियां और पहिए व नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी, है ना। मतलब इराक के अंदर जो खजूर की और पॉपुलर के जो पेड़ पाए जाते थे वो इतने सक्षम नहीं थे बेटा, किस लिए कि वो बैलगाड़ियां बना पाए या पहिया बना पाए, नाव टूट जाते थे, कमजोर थे, है ना। इसके अलावा औजार, पात्र, गहने बनाने के लिए भी कोई एक अच्छी धातु नहीं थी। इसीलिए मेसोपोटामिया के लोग बेटा अच्छी लकड़ी, है ना, अच्छा तांबा धातु के तौर पे, चांदी के तौर पे, सोने के तौर पे विभिन्न पत्थरों और लकड़ियों को टर्की और ईरान से क्या करते थे, या खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे। याद रखिएगा, इनके पास लकड़ी अच्छी नहीं है बेटा, इनके पास धातुएं नहीं है, तो जब इनकी अच्छी क्वालिटी की चीजें इनके पास नहीं थी तो ये पिछड़ना नहीं चाहते। इन्होंने कहा भैया चलो मंगाओ इनको। कहां से मंगाएंगे, ये टर्की और ईरान अथवा खाड़ी वाले देशों से आप लोगों को ये मंगाते हुए दिखा। उसके बदले ये क्या देते थे, उसके बदले कपड़े देते थे, है ना, कृषि के इनके उत्पाद, जो गेहूं, चावल, जो भी होगा XYZ इनके पास, वो सारी चीजें ये उनको दे देंगे। मतलब एक्सचेंज ऑफर यहां पर आप लोगों को चलता हुआ दिखाई देता है, वस्तु विनिमय सिस्टम आपको चलता हुआ दिखाई देता है। परिवहन की क्या कंडीशन थी, परिवहन का सबसे सस्ता तरीका था जल मार्ग, याद रखना सबसे, और जल मार्ग पे ही इनका फोकस था, याद रखना, क्योंकि ये अब सीधी बात है, देखो पानी में क्या होगा, जब पानी से जाएंगे तो पानी का जो धारा होगी, मतलब पानी की जो धारा होगी उसके फ्लो में एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएंगे। लेकिन दूसरा जो साधन होगा बैलगाड़ी होगा, तो उसमें पशु को चारा खिलाना पड़ेगा, तो फिर खिलाना पड़ेगा, मतलब खर्चा हो रहा है, तो खर्चे से बचेंगे। यही सारी बातें लिखी भी हैं। अनाज के बोरे लदी हुई नाव नदी की धारा में हवा के वेग से चलते हुए जाती, जिसमें कोई खर्चा नहीं होता था, जबकि जानवरों से माल की ढुलाई करने में उन्हें चारा खिलाना पड़ता था। लेकिन यही मैंने आप लोगों को कहा है। चलिए, अब बात आती है, अगली हेडिंग लेते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेखन कला, है ना बेटा। चलिए इसको समझेंगे, एक एक बारीकी से आपको सारी चीजें समझा रहा हूं। बस आप लोगों का काम यह है कि इस वीडियो को बढ़िया से देखें और फुल अपनी तैयारी को कर ले जाएं। यहां के लोग लेखन कला जानते थे, याद रखिएगा, है ना। और लेखन कला के लिए यहां लोग मिट्टी की पट्टिका का इस्तेमाल करते थे। मैंने आपको बताया था ना, मिट्टी की पट्टिका कैसी होती है, ऐसी पट्टिका। लेकिन ये पट्टिका कैसे आई, इसकी एक कहानी सुनिए। एक राजा थे बेटा, है ना, जिनका नाम था एरमार्कर। ये उर शहर के आप लोगों को राजा देखने को मिलते हैं। इन्होंने क्या किया, अपने एक दूत को कुछ वस्तुएं लाने के लिए भेजा एक दूर के देश में, है ना। तो वो जो दूत था वो लंबे समय तक ट्रेवल किया और पर्वत, पठार, पहाड़ियां, नदियां, फदियां ये सब पार करके वहां पहुंचा। और उस गांव के, मतलब जिस शहर में वो गया था, उस वहां के मुखिया से जब मिला तो रास्ते में जब इतना ट्रेवल किया तो चीजें भूल गया।
फिर वो वापस एन मार्कर के पास आया, ठीक है, फिर गया, फिर आया, मतलब वो भूल रहा है चीजों को, जब वो वहां पहुंच रहा है तो भूल जा रहा है। फिर वो राजा के पास आता है कि भैया क्या क्या मंगाया था बता दे भाई, है कि नहीं। तो फिर राजा ने क्या किया, 3-4 बार जब उस दूत ने ऐसा किया तो एन मार्कर ने क्या किया, कुछ चिन्ह बना दिए इस प्रकार की पट्टिका के ऊपर, है ना, जो मैंने आपको बताई थी, कुछ चिन्ह बना दिए, है ना, कि फलाना चिन्ह, जैसे उसको गाड़ी मंगाना होगी, है ना, पानी का जग मंगाना होगा, मार्कर में उसके चिन्ह मेंशन कर दिए। और फिर वो दूत उस पट्टिका को लेकर गया, ठीक है, किसके पास, वो मुखिया के पास, और कहा, फिर वो मुखिया देख के समझ गया, अच्छा इसने ये चीज मंगाई है। तो ऐसा कहा जाता है कि राजाओं ने ही, है ना, इसका क्या किया होगा, लेखन कला का विकास किया होगा व्यापार के लिए, है ना बेटा, याद रखिएगा। तो यह लोग मिट्टी की पट्टिका का इस्तेमाल करते थे, है ना, ध्वनि के लिए कीलाक्षर चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, ऐसे कीलाक्षर, है ना, देखो आप लोग, ये 4 ऐसी कीलें बना दी इन्होंने, इसको ये कह रहे हैं ए, फिर ये इस प्रकार की कील बनाई, इसको कह रहे हैं बी, सी, डी, ई। मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समझाने के लिए इस पेज को लगाया है। यही कीलाक्षर लिपि है बेटा, याद रखना, इनकी ये लिपि मेसोपोटामिया की ना, इसको पढ़ लिया गया है। अलग अलग ध्वनि के लिए, मतलब अलग अलग शब्द का उच्चारण करने के लिए अलग अलग चिन्ह, जैसा कि मैंने बताया ना, अलग अलग, ये ए बी अलग ध्वनि निकल रही है ना, तो इनके लिए हर अलग अलग चिन्ह थे। लेखन कला का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए, शब्दकोश बनाने के लिए, भूमि के हस्तांतरण, कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और मेसोपोटामिया के लिपि को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गीली पट्टिका पर उसे सूखने के लिए पहले ही लिखना होता था। मैंने बताया पट्टिका कैसी होती थी, है ना, इसके ऊपर पहले गीली पे उसको चिन्ह बनाने होते थे और फिर उसको सूखने के लिए छोड़ना होता था, है ना, याद रखिएगा। चलिए अब थोड़ी सी यहां बात करें हम लोग, साक्षरता की स्थिति क्या थी। तो मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें चिन्ह बड़े पेचीदा थे। शुरुआत में कैसे समझ में आएंगे, एकदम से लिपि ले आए हो आप लोग, ना भाषा ले आए हो, तो लोग, भाषा तो थी उनकी, बोलते थे वो, लेकिन उसको फिर लिपि के तौर पे समझना, है कि नहीं, तो बड़ा पेचीदा चीज थी भाई, लोग बचते थे इससे। मतलब मेसोपोटामिया के लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे, इतनी रुचि नहीं लेते थे पढ़ने लिखने में। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वो चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए, ठीक है, अधिकतम लिखावट बोलने के तरीकों को यहां पर दर्शाती है ना बेटा। चलिए अब बात ही आती है गैलीसर, जो इनकी लिपि थी, इसका विकास लगभग कब हुआ है। वैसे एक बात याद रखिएगा, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये कब विकसित रही है, तो 3500 बीसी से 3200 बीसी के तौर पे इस बीच में ये ट्रेवल की है। और इसी में लगभग 3200 बीसी के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मेसोपोटामिया के अंदर मिट्टी की पट्टिकाओं का क्या हुआ है, विकास हुआ है, और उसमें लिपि को इन्होंने लिखने की कोशिश की है। इन पट्टिकाओं में बेलों, मछलियों, रोटियों आदि के लगभग 500 आप लोग देखोगे चिन्ह हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो वहां के दक्षिणी भाग शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहां से बाहर जाने वाली चीजों की होंगी। लेखन कार्य संभवतः तभी शुरू हो चुका होगा, है ना, समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की आवश्यकता जब महसूस हुई होगी तो इन्होंने क्या कर दिया होगा, इस लिपि को यहां पर विकास किया होगा। लगभग 2600 बीसी के आसपास इस लिपि ने वर्णों का आकार ले लिया और ये लिपि कीलाक्षर लिपि आप लोगों को बनती हुई दिखाई देती है, जो मैंने आपको कीलनुमा बनाई थी, है ना, मतलब एक लंबा समय ट्रेवल की है ये, उसके बाद आप लोगों को ये बनती हुई दिखाई देती है। बात ही आती है कैलिसर मेसोपोटामिया में लेखन का प्रयोग, है ना, तो राजा ने ही किया था, मैंने पीछे बताया था, वो कहानी सुनाई थी कि उसने अपनी आवश्यकताओं की चीजों के लिए, है ना, व्यापार के लिए जो मंगवाई थी वो दूत जब ला नहीं पाया था तो उसने लिख के दे दिया, है ना, और फिर अपनी ही चीजों के लिए कि उसकी जो बातें हैं वो जनता तक पहुंचे, तो लेखन का विकास राजाओं ने कराया होगा। धार्मिक ग्रंथों, मंदिरों, आराधना संबंधी जानकारियों को लिखित रूप में संरक्षित करने के लिए भी लेखन का प्रयोग किया गया। सामाजिक न्याय, विवाह संबंधित मामलों के नियम विधियों को लिखित रूप से संरक्षित करने के लिए भी लेखन का क्या किया गया होगा, उपयोग किया गया होगा। ये एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने सारी बातें बता दी हैं कि लेखन का क्या महत्व है, बेटा याद रखना है, लेखन का क्या महत्व है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बन जाता है। तो इसमें विचार, सूचना, ज्ञान संबंधी ज्ञान की स्थायी संरक्षण का माध्यम है। लेखन के माध्यम से इतिहास, साहित्य, विज्ञान आदि का विकास हुआ है। शासन, व्यापार, कानून, धर्म के संचालन में बहुत लेखन बहुत ही हमारा अहम योगदान देता है ना। पीढ़ियों के बीच ज्ञान का हस्तांतरण, मतलब इस पीढ़ी के लोगों को आने वाली पीढ़ियों को अगर ज्ञान देना है तो किसके माध्यम से दे पाएगा, लेखन के माध्यम से तो दे पाएगा, है कि नहीं। समाज के विकास, संस्कृति में आप लोगों को अहम संरक्षण देता हुआ दिखाई देता है लेखन। चलिए अब बात करते हैं कि मेसोपोटामियाई शहरों पे आते हैं। अब हम लोग अंदर चलेंगे, उरुक, मारी, है ना, इनके बारे में देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में बताए गए हैं। चलिए मेसोपोटामिया के शहर,
5000 ईसा पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास हुआ। इनमें कई तरह के शहर थे, याद रखना। कुछ शहर मंदिरों के आसपास विकसित हुए थे, जहां सीधी बात है जहां धार्मिक आस्था होती है उसके आसपास शहर बन जाते हैं। ये पूरी दुनिया का भौगोलिक पैटर्न रहा है। इसके अलावा कुछ शहर व्यापारिक बन जाते हैं, जो ट्रेड, जैसे भारत में भी देखो ना, मुंबई हो गया, सूरत हो गया, कलकत्ता हो गया, ये किसने बसाया? अंग्रेजों ने। यहां से वो क्या करते थे? व्यापार। तो व्यापार के केंद्रों के रूप में भी हमारे यहाँ क्या हुआ है? पूरी दुनिया में शहरों का विकास हुआ। मेसोपोटामिया में भी ऐसा हुआ। और शाही शहर मतलब जहां राजा लोग रहते थे, है ना, सीधी बात है, वो तो शहर हो गई, क्योंकि वहां पैसे का क्या होगा? फ्लो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब आगे चलकर हम लोग देखें बेटा मंदिरों की विशेषता, है ना, याद रखिएगा, मंदिरों की विशेषताएं को हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करेंगे, है ना। बाहर से सबसे पहले बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने अपने गांव में कुछ चुने हुए स्थानों पर मंदिरों को बनाना या उनका पुनर्निर्माण शुरू किया था। मतलब सीधी बात है, जैसे कोई गांव है, अब यहाँ से कोई लोग आकर बस गए, है ना, तो वो क्या कर रहे हैं? तो इस गांव में आकर वो अपने मंदिर बना रहे हैं। अब अगर कोई स्ट्रक्चर पहले से था तो उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट आप लोगों को करते हुए दिखाई देंगे, उसका पुनर्निर्माण करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा आप लोग देखोगे मेसोपोटामिया के प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों की तरह ही होते थे। मतलब साधारण घर जो होता है ना, सिंपल आंगन वागन, पीछे की तरफ कमरे हैं, ठीक है, इस पैटर्न पे ही शुरुआत में मेसोपोटामियाई मंदिरों को बनाया जाता था, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का ही घर होते थे। लेकिन मंदिर की बाहरी दीवार कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी, याद रखिएगा, है ना। मंदिर के बाहर की जो दीवार होती थी कुछ खास अंतराल के बाद, मतलब सीधा जाने के बाद थोड़ी सी भीतर की ओर और फिर बाहर की ओर इस प्रकार से मुड़ी हुई आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो यहाँ के मंदिरों की एक विशेष और खास विशेषता आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि साधारण घरों की दीवारों में ऐसा आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को कवर हुआ बढ़िया से। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होते थे, सीधी बात है, देवताओं की पूजा होती थी, है ना। यहाँ लोग देवी देवताओं के लिए अन्न चढ़ाते थे, दही चढ़ाते थे, मछली लाते थे, मतलब उनको कहीं ना कहीं चढ़ावा देने का काम करते थे। मंदिर में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का निवास होता था, जैसे उर, याद रखना, उर यहाँ के देवता हैं, जो कि चंद्र देवता थे, बड़े फेमस देवता हैं। इनाना, जो कि आप लोगों को प्रेम और युद्ध की देवी आप लोगों को देखने को मिलेगी, है ना। याद रखिएगा बेटा, यहाँ मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे, यह समय के साथ बड़े होते गए। अब यहाँ की सामाजिक स्ट्रक्चर को देखें, है ना, यहाँ मेसोपोटामिया के अंदर, तो बेटा आप लोग देखोगे कि जीवन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद, है ना, मतलब यहाँ की जो जमीन थी, जीवन नहीं जमीन, है ना बेटा, तो यहाँ की जो जमीन थी मेसोपोटामिया की, सीधी बात है, नेचुरल बहुत रिसोर्सेज थे, उपजाऊपन था, जमीन उर्वरक थी, लेकिन इसके बावजूद कृषि कई बार संकटों में घिर जाती थी, है ना। मतलब खेती, अब संकट कैसे आ जाते थे? अब बहुत ज्यादा पानी गिर जाए या सूखा पड़ जाए, है ना, तो ये तो प्राकृतिक आपदा हो गई। तो इस स्थिति में आप लोग देखोगे कि कृषि पे प्रतिकूल असर पड़ेगा ही। इसके अलावा कई बार मानव निर्मित समस्याएं हो जाती थी बेटा। मानव निर्मित क्या समस्या? तो कोई नदी क्षेत्र, कोई नदी बह रही है, नदी की धारा बह रही है, तो ऊपर वाले लोग और नीचे वाले लोग, है ना, इस धारा के पानी पर कब्जा करने के लिए लड़ लेंगे, है कि नहीं। तो ये सारे पॉइंट यही कह रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, है ना, सारी चीजें। और याद रखें, जैसे ये ऊपर वाले लोग हैं, नीचे वाले लोगों को हरा देंगे तो इनका मुखिया, है ना, फिर ये नीचे वाले लोगों के जितने भी रिसोर्सेस हैं उन पर कब्जा कर लेगा, और ये लूट का माल आपस में क्या कर लेते? खुशी खुशी बांट लिया। मुखिया मतलब इनका राजा, है ना, याद रखिएगा। चलिए फिर आगे चलकर समुदाय के कल्याण के पर ध्यान दिया गया, कई सारी संस्थाएं बनी, है ना, और फिर वो संस्थाएं यहाँ पर आप लोग देखोगे राजा की सहायता से ऑपरेट आप लोगों को करती हुई दिखाई देंगी। अब अगली जो चीज होने वाली है बेटा, राजा और मंदिर के बीच में क्या संबंध थे, है ना। तो चलिए, युद्ध विजेता मुखिया, जो मैंने अभी पीछे बताया कि वो धाराओं के लिए लड़ रहे हैं, है ना, तो आप लोग देखोगे जो युद्ध विजेता राजा होगा, मुखिया होगा, वो जो कीमती भेंट होंगी वो देवताओं को अर्पित करे। मतलब वो लड़ाई में जो खास चीजें मिली होंगी वो कह देगा कि फलाने देवता इनाना को दे दी या उर को दे दी, है कि नहीं, जिससे कि आप लोग देखोगे कि वहां अब देखो खास भेंट दे दी, हीरे मोती जवाहरात दे दिए, तो मंदिर की सुंदरता क्या होगी? इससे बढ़ेगी भैया, बहुत बढ़िया। राजा ने अपने लोगों के लिए उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए भेजा। राजा ने आदेश दिया कि अच्छा ईरान से अच्छा उत्कृष्ट पत्थर लाओ, है ना, टर्की सीरिया से अच्छा पत्थर लाओ, और उनसे क्या बनाओ? मूर्तियां बनाओ अपने देवताओं। तो यहां आप लोग देखने को मिलेगा कि राजा ने, ठीक है, आप लोगों को देखने को बहुमूल्य पत्थरों से मूर्तियां बनाई, अपने देवताओं का, ठीक है, निर्माण कराया, जिससे कि मंदिरों की भव्यता क्या हुई होगी? बड़ी होगी, जिससे यहाँ के लोगों को भी लाभ पहुंचा होगा, है ना, कारीगरों को धंधा मिला होगा, है ना। राजा ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया। राजा ने कहा भैया जहां मैं रहता हूं वहीं रहो, खेती वेती करो, तो टैक्स देना हो तो दो, वरना
मत दो, है ना। चलिए, राजा ने ऐसा क्यों किया होगा अपने पास, तो जब भी उसने कहा कि टैक्स वैक्स देना हो या मत दो, लेकिन काम करो यहीं पर रहते हुए। उसने इसलिए ऐसा किया बेटा लोग कि उसको जब भी किसी से लड़ाई हो तो उसको आसानी से सेना मिल जाए उन ग्रामवासियों के तौर पे, है ना। युद्ध बंदी और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था। याद रखिएगा, अगर लड़ाई में जो युद्ध बंदी मिले हैं वो सामने वाली पार्टी के, उन लोगों को भी, और स्थानीय जो लोग हैं जो उसके पास रह रहे हैं, उन सभी को अनिवार्य रूप से मंदिर और प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना ही पड़ता था, है ना। जो राजा बोलता था वो काम। कृषि कर भले ही मत दो, पर काम तो करना पड़ेगा। यार मैंने कहा था ना ऊपर कि तुम टैक्स भले ही मत दो, लेकिन काम करना पड़ेगा, है ना। और अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया होगा। और शासक के हुक्म से ही आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंट तैयार करने आदि का काम मंदिरों के अंदर किया करते थे। तो ये राजा और मंदिर के बीच में आपको एक बेहतर संबंध देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ की मंदिर निर्माण कला और यहाँ के टेक्नोलॉजी के विकास को हम लोग थोड़ा सा देखें तो देखो बेटा, अभी पीछे मैंने बताया कि राजा के हुक्म से ही लोग पत्थर को खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंट तैयार करने और मंदिर में लगाने जैसे कामों में लगे रहते थे। शिल्पों के कांसे के लिए औजारों का प्रयोग किया जाता था। वास्तुविद मतलब जो आर्किटेक्चर होंगे, ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया। बड़े बड़े कमरों की छतों को, बोझ को संभालने के लिए सहातीर बनाने लगे। चिकनी मिट्टी के शंकु कोण बनाने लगे और पकाने का काम भी किया जाने लगा। मूर्ति कला के क्षेत्र में उच्च कोटि की सफलता इन लोगों ने प्राप्त कर ली, है कि नहीं। इसके अलावा आप लोग देखोगे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ। यह था कि कुम्हार के चाक, याद रखना, कुम्हार का चाक बना लिया। इससे क्या हुआ, कुम्हार के चाक से, ये कुम्हार मतलब जिसमें मिट्टी के बर्तन बनाए जाएंगे, उसे एक जैसे बर्तन बहुत सारे आप लोगों को आते हुए दिखाई देंगे। तो मतलब यहाँ दर्जनों बर्तन आप लोगों को बनते हुए दिखाई देंगे। चाक याद रखना, ये इनके टेक्नोलॉजी में लिख सकते हो आप लोग, बताऊंगा, एक क्वेश्चन बनेगा आगे चलकर, है ना। शहरी जीवन और सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। सामाजिक व्यवस्था में वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। धन दौलत का ज्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे वर्ग में केंद्रित था। मतलब सीधी बात है, बड़ा हिस्सा राजा और जो एक खास वर्ग होगा उन्हीं के पास आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी तो सब मजदूर वर्ग होंगे यहाँ पर। उदाहरण के लिए बहुमूल्य चीजें, आभूषण, सोने के पात्र, सीपियां, गहने, लकड़ी, वाद्य यंत्र, यह सब काफी मात्रा में उर के राजा और रानियों की कब्रों और समाधियों में उनके साथ दफनाई मिली हैं। इसी से अनुमान लगाया गया है कि जो अधिकांश जो पैसा होता था, धन होता था, वो कुछ खास लोगों के पास ही था, जैसे राजा और राज परिवार के लोगों के पास। आम आदमी की ऐसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि उनकी कब्रों से ऐसा नहीं मिला है। कानूनी दस्तावेज से भी पता चला है कि मेसोपोटामियाई समाज में एकल परिवार को ही महत्व दिया। एकल परिवार मतलब सिंगल फैमिली, जैसे कि आप लोग देखोगे हड़प्पा सभ्यता में इसके विपरीत अनुमान लगाया गया है। वैदिक सभ्यता में इसके विपरीत वहां संयुक्त परिवार प्रणाली थी, जॉइंट फैमिली कल्चर था। लेकिन मेसोपोटामिया में एकल परिवार आप लोगों को, मतलब ये इनकी सामाजिक संरचना का हिस्सा है ना। पिता परिवार का मुखिया होता था, एक शादीशुदा बेटा, उनका परिवार आप लोग देखोगे माता पिता के साथ ही रहता था। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं उरुक नगर के ऊपर, है ना। सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, मतलब यहां बहुत सारे मंदिर थे, नगर तो ये था ही, मतलब ये एक मंदिर नगर का उदाहरण था। मतलब मंदिर के आसपास जब लोग आके बस गए होंगे तो नगर का रूप ले लिया होगा। यहां से हमें सशस्त्र वीरों और उनसे हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं। पुरातात्विक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास जब उरुक नगर का 250 हेक्टेयर भूमि में विस्तार हुआ, लेकिन उरुक नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर काफी पहले ही एक मजबूत 4 दीवारी बनाई गई थी। प्राचीर, किला कह लो, फोर्ट कह लो, है ना। उरुक नगर लगभग 4200 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा, और इस दौरान 2800 ईसा पूर्व के आसपास वह बढ़कर 400 हेक्टेयर, मतलब कहाँ एक समय में वो 250 हेक्टेयर था, लेकिन 400 ईस्वी तक आते आते उसका जो क्षेत्रफल था वो काफी विशाल हो चुका था। मतलब वो 400 हेक्टेयर तक फैल चुका था बेटा। उरुक ने संस्कृति, कला, धर्म के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल और मंदिर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आप लोग देखोगे तो यह व्यापार, व्यवसाय, बाजार, सामाजिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी आप लोग देखोगे तो एक अहम अपना योगदान देता हुआ दिखाई देता है। और एक सबसे अहम बात, ये जो शहर था मोहनजोदड़ो से भी दुगना था, है ना। हम हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मानते हैं किसको, ठीक है, जो कि 125 हेक्टेयर में फैला था, है ना, कौन, मोहनजोदड़ो, लेकिन ये लगभग 400 हेक्टेयर में फैला था, मैंने पीछे बताया आपको।
उर नगर की कुछ विशेषताओं को देखें। यहाँ नगर नियोजन की पद्धति, याद रखना बेटा, इसको प्लान करके नहीं बनाया गया था, मतलब इस व्यवस्था का अभाव मिला है। तो याद रखना, यह उन नगरों में से एक था जहां सबसे पहले 1930 के दशक में खुदाई क्या की गई थी, प्रारंभ की गई थी। इसमें टेढ़ी मेढ़ी व सकरी गलियां पाई गई हैं जहां गाड़ी तक नहीं पहुंच पाती थी, है ना बेटा, याद रखिएगा। अनाज के बोरे, ईंधन के गड्ढे संभवतः गदों पर लाद कर घरों तक लाए जाते थे, मतलब गाड़ियां प्रवेश नहीं कर पाती थी क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी और सकरी गलियां उर नगर में पाई गई हैं। जल निकासी की बात करें तो नालियां और मिट्टी की नालियां उर नगर के घरों के भीतर आंगन में बाई जाती थी। याद रखना बेटा, नालियां आंगन में थी, है ना। और जैसे ये नालियां, इधर नाली है और एक बीच में आंगन में ही क्या बनाया जाता था, हौज, और इस हौज के माध्यम से ही इस घर के पानी को क्या किया जाता था, निकाला जाता था। सारा कूड़ा कचरा बाहर गलियों में डाल देते थे, जैसे हमारे जैसी स्थिति थी, जहां आने और जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे कचरा आता है, जैसे हमारे यहाँ आता है कि नहीं। घरों की दहलीज को भी ऊंचा बनाया जाता था ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बाहर के घरों के भीतर ना आ सके, है ना बेटा। घरों की दहलीजों को, है ना, जिसको हमारे गांव में ओटरला कहते हैं या चबूतरा कहते हैं, दहलीज को थोड़ा ऊंचा बनाया जाता ताकि वर्षा का जो कीचड़ है वो घरों के अंदर ना आ सके। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि दरवाजे से, उन दरवाजे से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे, है ना। मतलब आंगन की तरफ जो दरवाजे खुल रहे हैं, मतलब खिड़की विड़की नहीं है ना, मतलब जो मेन डोर है उसी से जो प्रकाश आ रहा है उसी से यहाँ आप लोगों को रोशनी होती हुई दिखाई देती है। और यहाँ के परिवारों में गोपनीयता मतलब प्राइवेसी का भी अहम योगदान आप लोग, मतलब अहम हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। उर नगर में अंधविश्वास को देख लो, याद रखना, उर नगर में अंधविश्वास। उर में पाई गई सगुन अपसगुन संबंधी कई सारी मिट्टी की पट्टिकाएं मिली हम लोगों को, है ना। उस पर क्या क्या मिला है, जैसे घर की देहली ऊंची उठी हुई है तो समझ लो कि धन दौलत लाती थी। देखो कई सारी सगुन अपसगुन वाली बातें चलती थी यहाँ पर। अगर घर की किसी घर की दहलीज ऊंची उठी है तो वहां खूब पैसा आने वाला है, ये यहाँ सगुन अपसगुन वाली कहानी, मतलब अच्छा मान रहे हैं इसको। सामने का अगर दरवाजा किसी दूसरे घर के और ना खुले तो समझ लो सौभाग्य प्रदान होगा। अगर घर की लकड़ी का मुख्य दरवाजा बाहर, है ना, खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यांत्रणा का कारण बनेगी। लो भाई, उर नगर वासियों के लिए एक कब्रिस्तान था जिसमें शासक और उन जनसाधारण की समाधियां भी पाई गई हैं। कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए हुए यहां से मिले हैं। उर नगर के शासक और थोड़ी सी शासन व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। गिलमेनिश ने एनमार्कर के कुछ समय बाद उरुक नगर का शासन किया। एनमार्कर वही एनमार्कर जिसकी कहानी मैंने वो पट्टिका के लिए सुनाई थी, है ना। तो गिलमेनिश, ठीक है, आप लोग देखोगे इसका एक महाकाव्य मिला है ना, ये भी राजा था। इसने एनमार्कर जो एक राजा थे उर के, ठीक है, उसके बाद इन्होंने शासन संभाला था, है ना बेटा, याद रखना। ये एक महान शासक थे, याद रखना, एक महान योद्धा थे। कौन? गिलमेनिश। इसने दूर दूर तक जो उर क्षेत्र था, है ना, उसका क्या किया था, विस्तार किया था। मतलब वो 400 हेक्टेयर ऐसे ही नहीं हो गया था, उसमें गिलमेनिश ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, याद रखना, है कि नहीं। इसके अलावा आप लोग देखोगे असीरियाई शासक असुर बेनीपाल, याद रखना, इसके बारे में क्वेश्चन बन चुका है आप लोगों की बोर्ड में 11th में, है ना। तो असीरियाई शासक असुर बेनीपाल ने बेबीलोनिया से कई मिट्टी की पट्टिकाएं मंगवाकर एक पुस्तकालय में स्थापित की थी। तो ये असुर बेनीपाल कहाँ का राजा था बेटा? असीरिया का राजा था, है ना। इसी प्रकार आप लोग देखोगे नेबू पोलासर ने 625 बीसी में बेबीलोनिया को असीरियाई कब्जे से आजाद कराया था तथा विभाजन को सिकंदर के उत्तराधिकार द्वारा अपनाया गया था बाद में, है ना। इसके बाद यहाँ रोम और इस्लाम की दुनिया का आप लोगों को धीरे धीरे पहुंचता हुआ दिखाई देता है, कहाँ? मेसोपोटामिया में। ठीक है, चलिए अब एक पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर का उदय हुआ, मारी। मतलब ये क्षेत्र कैसा था? ठीक है, पशुचारक था, हरा भरा था, लेकिन उसमें एक व्यापारिक नगर के तौर पे मारी का कैसे विकास हुआ, इस नगर को और देखेंगे। इसके बाद कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, उसके बाद फिर आप लोग चैप्टर की एंडिंग के तरफ चलेंगे। लगभग 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर की शाही राजधानी के रूप में खूब फला और फूला। मारी नगर फरात नदी की धारा पर स्थित था। मतलब यहां, मतलब बात करें हम, खेती की पैदावार होती थी बढ़िया, सॉरी, यहां खेती की, गलत चला गया था मैं, है ना। यहां कहां था बेटा? मारी नगर फरात नदी की धारा में स्थित था, जहां खेती की पैदावार कम थी, है ना। मतलब खेती अच्छी नहीं हो रही थी, यहां वैसी परिस्थितियां नहीं थी, जलवायु नहीं थी। मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों लोग रहते थे, है ना, पशुचारक भी हैं और किसान भी है, लेकिन अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने का काम करता था, है ना। मतलब अधिकांश यहाँ की जो जनसंख्या है वो भेड़ बकरी चराने का काम करती थी। पशुचारक अनाज धातु के औजार के बदले अपने पशु तथा उनके ठीक है, आप लोग देखोगे जो पनीर, चमड़ा तथा मांस
जो चीजें होंगी, पनीर भी बनाते थे, ये चमड़ा पशुओं से मिलेगा ही, है ना, मांस होगा, इन चीजों को प्राप्त करते थे, है ना। लेकिन बच्चों आप लोग एक चीज देखिएगा, ये जो पशु चारक होंगे, है ना, जो पशु चराएंगे, खाना बदोश होंगे, है ना, गडरिये भी कह सकते हो आप लोग इनको, गडरिया भी कह लो, खाना बदोश कह लो, पशु चारक कह लो, बात एक ही है। इनका और मारी जो शहर था, इसके अंदर एक कंडीशन बन गई थी, ये लड़ते झगड़ते रहते थे। कौन कौन बेटा? एक किसान वर्ग था, और सीधी बात है, गडरिये मतलब पशु चारक, है ना बेटा, ये झगड़ते रहते थे। क्यों? क्योंकि गडरियो अपनी जो भेड़ बकरा बकरी होते थे, जो किसानों के बेचारों के खेत होते थे ना वो मारी शहर के अंदर, तो उन किसानों के खेतों में ये गडरिये अपने भेड़ बकरा बकरी को छोड़ दिया करते थे, इससे उनकी फसल नष्ट होती थी यार। तो इस स्थिति में फिर किसान क्या करते थे? इन गडरियों का रास्ता रोक देते थे भाई, इनके साथ मारपीट लड़ाई झगड़ा होता था, बढ़िया सा खून बहा दिया करते थे, है कि नहीं। तो देखो ना, यही तो लिखा है, अपने पशुओं को नदी नहर, फिर वो किसान लोग क्या कर दिया करते थे? उनका रास्ता रोकते थे, उनके पशुओं को पानी पीने के लिए नदी नहर तक नहीं जाने देते थे, तो उनका भी नुकसान होता था, उनके पशु मरते थे, है कि नहीं। बड़ी डिफरेंट कंडीशन है भाई। गडरिये खाना बदोश कई बार किसानों के गांव पर हमला बोलकर उनका इकट्ठा किया हो माल, फिर क्या होता था? फिर बेचारे जो किसान होते थे, उनका जो माल इकट्ठा होता था खेतों में, उस माल को लूट लिया करते थे गडरिये, है कि नहीं। कब अलग ही सीन है भाई मारी में। फिर जो गडरिये होते थे, उनका जो समुदाय होता था, वो झुंड के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे, पश्चिमी साइड से आते थे, और गडरिये फसल का मतलब, और ये या तो गडरिया बन के आते थे, मतलब पशु चारक के तौर पे आते थे, या किसानों के यहाँ पर फसल काटने के लिए आते थे, मजदूर बन के आते थे, या फिर भाड़े के सैनिक बन के आते थे, और इतने समृद्ध हो जाते थे, इतने पैसे वाले हो जाते थे कि वो यहीं बच जाते थे मारी के अंदर ही। उनमें से कुछ तो अपना खुद का शासन स्थापित करने की भी शक्ति प्राप्त कर लेते थे। ये खाना बदोश लोग अक्कादी, एमोराइट, असीरियाई और अर्मेनियाई जाति के होते थे, है ना बेटा, अलग ही सीन होता था। बाहर से आए हुए लोग भी मारी के अंदर समृद्ध हो जाते थे, पैसे वाले हो जाया करते थे भाई, है कि नहीं। बहुत बढ़िया। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे, याद रखना, मारी के जो राजा लोग होते थे वो किस समुदाय के होते थे? तो एमोराइट होते थे, ठीक है। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। इनकी पोशाक वहां के मूल निवासियों से अलग होती थी, मतलब अलग दिखते थे, स्पेशल दिखते थे। मेसोपोटामिया की देवी देवताओं के आदर के साथ साथ स्टेपी क्षेत्र के देवता डेगन का भी आदर किया जाता था। मारी नगर की क्या क्या विशेषताएं? तो मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुआ था, याद रखना, है ना। चलिए, मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था, जहां से होकर लकड़ी, तांबा, रागा, तेल, मदिरा का नावों के जरिए फरात नदी से व्यापार होता था। घिसाई पिसाई के पत्थर, विकर्मा, लकड़ी और शराब तथा तेल के पीपे ले जाने के लिए जलपोत मारी में रुका करते थे। व्यापार दक्षिण और तुर्की और सीरिया और बेबीलोन तक होता था। याद रखना, मारी का व्यापार तुर्की, सीरिया और लेबनान जैसे देशों के साथ भी होता था, है ना। मारी से माल निकालने के लिए लगभग 10% प्रभार देना होता था। याद रखना, अगर किसी को इस मारी शहर से होकर गुजरना है व्यापार, जैसे कोई लेबनान का है, उसको सीरिया जाना है ना, तो उसको फिर जो मारी शहर था, इसको 10% यहाँ के राजा को टैक्स देना होता था, है ना। मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना मजबूत नहीं था, है ना, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में ये आप लोगों को अद्वितीय देखने को मिलता है। अब बेटा, एक जल प्लावन की आप लोगों की एनसीईआरटी में कहानी बताई गई है ना। क्या कहानी है, पहले इसको समझिएगा। मैं बाइबिल के अनुसार बात करूं, और कुरान में भी यही बात है ना। बाइबिल के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी पर बाढ़ आ गई थी, पानी भर गया था, और सबका जीवन नष्ट करने वाला था कौन? ईश्वर, परमात्मा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? जो दुनिया में अच्छे लोग थे, है ना, तो इन सभी को बचाने के लिए उन्होंने अपना एक दूत, जिसको नोआ कहा जाता है, जिसको नूहा कहा जाता है, नोआ, है ना, नोहा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आदेश दिया कि तुम जितनी भी दुनिया में अच्छी चीजें हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सबका एक एक जोड़ा एक बड़ी सी नाव बनाओ और उसके अंदर रख लो, बाकी क्योंकि मैं पूरी दुनिया को क्या करने वाला हूं? नष्ट करने वाला हूं। तो नोआ ने फिर क्या किया? एक विशाल नाव बनाई, उसमें सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, हर प्रकार के इंसानों को भी, अच्छे इंसानों को रख लिया, और ईश्वर ने फिर बाढ़ ला दी और दुनिया खत्म कर दी, है ना बेटा। ऐसा ही मेसोपोटामिया का जो परंपरागत साहित्य मिला है, उसमें भी ऐसे ही मुख्य कहानी मिली है हमको, इस प्रकार की नोहा जैसी, है ना, जिसमें उसका जो मुख्य पात्र है उसको जीव शूद्र और उतना पिष्टम कहा गया है। याद रखना, क्वेश्चन आता है ये सीधा रिलेट करके कि नोहा की तुलना, ठीक है, किससे की गई है? तो जीव शूद्र और उतना सिस्टम मेसोपोटामिया के अंदर। ऐसी ही कहानी सेम कुरान के अंदर भी आपको देखने को मिल जाती है ना। अब यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया का क्या महत्व था?
है ना। तो यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था बेटा क्योंकि बाइबिल का जो प्रथम भाग है उसका जो ओल्ड टेस्टामेंट है ना, मतलब जो पहला हिस्सा है, पहली किताब है ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें कई संदर्भों में आप लोग देखोगे मेसोपोटामिया का उल्लेख देखने को मिलता है। जैसे मैं ओल्ड टेस्टामेंट की ही बुक ऑफ जेनोसिस की मैं बात करूं, उसमें सिमिर का उल्लेख है ना, सॉरी सिमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य है सुमेर की ईंटों से बने शहरों की भूमि से। तो जो यूरोप के लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे ना, ठीक है, ये हमारे पूर्वजों की भूमि है ना, और यही हमारे लोग हैं, ठीक है। और यहाँ जब पुरातात्विक खोजों की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के सत्य को सिद्ध करने का भी क्या किया गया, फिर कोशिश किया गया, और फिर इसीलिए यूरोपवासी अपना कहीं ना कहीं कनेक्शन मानते हैं मेसोपोटामिया से। अब साइंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति को देख लेते हैं, है ना, मेसोपोटामिया की, और उसके साथ फिर इस चैप्टर को क्या करूंगा, फिनिश। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, फिर आईएमपी क्वेश्चन करवाऊंगा, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है ना। चलिए, काल गणना, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता रही उसकी दुनिया को सबसे बड़ी देन काल गणना है बेटा। और या मैं ये कहूं कि गणित के क्षेत्र में उन्होंने जो दिया है, लगभग 1800 बीसी के आसपास ऐसी कई पट्टिकाएं मिली हैं बेटा, जिसमें गुणा और भाग की तालिका, वर्गमूल की जानकारी हमको मिलती है। पृथ्वी के चारों और चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, एक महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, एक दिन का 24 घंटों में विभाजन, एक घंटे का 60 मिनट में विभाजन बेटा, है ना, जो आज हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। ये मेसोपोटामिया की ही देन है कि यहाँ के लोगों ने जो पहली बार गणित के क्षेत्र में, खगोल के क्षेत्र में जो अध्ययन किया, और जो हम लोगों को ये सारी चीजें आज इन लोगों ने हमें लौटाई हैं या दी हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका चैप्टर था। लेकिन बच्चा लोग, मैं आपको फिर पहले पीछे ले जाके बता दूं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। सबसे पहले तो बता दूं आप लोगों को, उर नगर की विशेषताएं बन सकती हैं आप लोगों को लिखने को, सीधा लिखने को आ सकता है ना, कि उर नगर क्या, कहाँ था, या उसकी स्थिति या उसकी विशेषताएं, है ना। मारी नगर एक पशुचारक क्षेत्र, एक पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर मारी का उल्लेख कीजिए, उसकी विशेषताएं बताइए। तो ये सारी बातें आप लोगों को लिखना पड़ेगी यार बेटा, है ना। तो इस चीज को आप बेहतर से, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूं आपको, है ना बच्चों। आप लोगों को ये लिखने को आएगा, है ना, ये वाला हाँ, किधर गया यार, मेसोपोटामिया की शहरों का उल्लेख कीजिए, है ना, तो इनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। फिर आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, लेखन कला का महत्व, या मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास। तो ये सारे पॉइंट फिर आप लोगों को जो मैंने बताए हैं, ये सारे पॉइंट आपको डालना पड़ेंगे यार बेटा, है ना। इसी के अलावा आप लोग देखोगे कि जो मेसोपोटामिया था, इसका जीवन यापन, जिसमें फिर यहाँ की कृषि, यहाँ का पशुपालन, यहाँ का शहरी जीवन, ये तमाम बातों को आप लोगों को लिखना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा फिर ये क्वेश्चन तो मैंने बताया ही था आपको कि यहाँ की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या क्या है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। फिर अगर आपको यहाँ की भौगोलिक स्थिति लिखने को आ जाए तो ये 2 पेज का कंटेंट लिख देना, ये वाला और ये वाला, है ना। ये सब अपने आप में क्वेश्चन है बेटा, और ये तो क्वेश्चन आया ही था, है ना। तो ये आप लोगों ने यहाँ तक देखा। अब एक क्वेश्चन और आप लोगों को मैं यहाँ पर बताऊंगा बेटा, उसके बाद इस चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू भी दिखाऊंगा आप लोगों को, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन बेटा, चाहे क्वेश्चन ये वाला है बेटा, मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सभ्यता की देन है, स्पष्ट कीजिए। मेसोपोटामिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। ये सारे पॉइंटर आप लोगों को लिखना, पीछे पड़े भी हैं आप लोगों ने इसी वीडियो में। सबसे पहले अगर आप लोगों को चाहे वो ये को क्या दिया है विश्व को, या विश्व की सभ्यताओं को, या यहाँ के विज्ञान और जो दिया है वही विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो इसका अलग अलग आंसर मत लिखिएगा, एक ही आंसर, चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन आए चाहे नीचे वाला आए। लेखन कला के ऊपर लिखो, लेखन कला में सबसे पहले किलाक्षर लिपि के ऊपर लिखो, इनकी यहाँ की हम्मुराबी की संहिता जो मैंने पीछे बताई थी, ये मैंने पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ के शहरीकरण और वास्तुकला के ऊपर लिखिए, सबसे पहले शहरीकरण के ऊपर लिखिए, है ना। जेगुराट क्या है, तो विशाल मंदिरों को कहा जाता था, जो मैंने आपको पीछे भी बताया था, है ना। कृषि और टेक्नोलॉजी के ऊपर लिखिए, है ना। इन्होंने सिंचाई के कैसे साधन बनाए, कैसे इन्होंने पहिया बनाया, है ना। गणित और खगोल अभी पीछे मैंने बताया था आप लोगों को, है ना, मतलब वो काल गणना वाला। ये सारी बातें अलग अलग, इसकी चिकित्सा के बारे में लिख दीजिएगा। ये सारे स्क्रीनशॉट लेके इस वाले प्रश्न को बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को लिखना है। मैं आप लोगों का एक गाइडर हूं, और मैं ये नहीं चाहता कि आप कुंजी गाइड पढ़ के एक अपना एक बेकार सा आंसर लिखें, और बिना क्योंकि वो एक इफेक्टिव आंसर हो ही नहीं सकता आपका, जो आप एक कुंजी गाइड से पढ़ते हैं साहब, ठीक है। और अब आप लोगों के लिए आगे 10 एमसीक्यू, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों ने जो जो पढ़ा है। चलिए, आज का मतलब इसका पहला एमसीक्यू है ना, तो मेसोपोटामिया का क्षेत्र वर्तमान में
ठीक है, किस गणराज्य का हिस्सा था? इसका पहला कमेंट बॉक्स में आप लोग देखो जब इसका आंसर जरूर दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इराक आप लोगों को इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा, है ना। मेसोपोटामिया का नाम यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? अब मैंने अभी पढ़ाया था आप लोगों को, है ना, लगभग 1 घंटा ही हुआ है। ठीक है, चलिए, तो मेसोस और पोटेमोस, है ना, मेसोस और पोटेमोस आप लोगों को देखने को मिलता है ना। अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया का नाम किस भाषा से संबंधित है? तो इस किस भाषा से संबंधित है बेटा? ये एमसीक्यू रटे रटाए हैं, यही आते हैं तुम्हारी 11th में। इसके अलावा मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत कब हुई? ये वाला फैक्ट हम लोगों ने शायद डिस्कस नहीं किया हो। 1840 इसका राइट आंसर है। कई बार एमसीक्यू में हमको उसका आंसर पता चल जाता है। ठीक है, चलिए, यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि बाइबिल के प्रथम भाग में, ओल्ड टेस्टामेंट में इसका जिक्र है, अभी बताया आपको। ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनोसिस में सिमर का उल्लेख है। यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया में अपना पूर्वजों को भूमि मानते थे। ये सभी बातें इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन है ना, कांसा तांबा, है ना, कांसा जो था वो तांबा और टीन से मिलकर बना था, याद रखना, है ना बेटा। ठीक है, कांसा किससे मिलकर बना है? तांबा और टीन से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता के लिए प्रसिद्ध थी, है ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? शहरी जीवन के लिए, समृद्ध साहित्य के लिए, गणित और खगोल के लिए। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में किस चीज का अभाव था या कमी थी? मैंने बताया था आप लोगों को, खनिज संसाधन, है कि नहीं। चलिए, और इसी के साथ आज का अंतिम प्रश्न, नोआ की कहानी मेसोपोटामियाई परंपरा की कहानी के समान है, जहां मुख्य पात्र को कहा जाता है क्या? जियोशूद्र और उतना पिस्टम। याद रखना, ए और बी इसका दोनों आंसर है, मतलब डी इसका राइट आंसर है। आशा करता हूं कि ये मेरा जो सेशन था आप लोगों को, ये पूरा वन शॉट आपको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो सभी लोग अच्छा कमेंट जरूर करिएगा इस सेशन को देखने के बाद। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।